दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो, पीने के लिए पानी ना हो और आप जिस जगह पे हो वो भी आप ना जानते हो कि आप कहाँ हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स की रियल स्टोरी बताने वाले हैं जो समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में फंस गया, वो भी 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 साल 73 दिन यानी कि लगभग 14 महीने के लिए। दोस्तों उस इंसान का नाम है जोश साल्वाडोर, जो पेशे से मेक्सिको में रहने वाला एक साधारण सा मछुआरा था। उसकी रोजाना की दिनचर्या तय थे। साल्वाडोर रोजाना की तरह मछली पकड़कर अपने बॉस को देता था और उस हिसाब से उसे सैलरी मिलते थे, लेकिन जितनी सैलरी उसे अपने काम से मिलती थी वो उससे खुश नहीं था, क्योंकि उतने पैसों से वो अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पाता था। उसे और पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए एक दिन उसने समुद्र में कुछ आगे जाने की सोची और वो मछली पकड़ने के लिए जहाज को तैयार करने लगा। उसने इस लंबे सफर के लिए अपने एक दोस्त एजेक्वेल कोर्दोबा को साथ ले लिया, जिसके बाद 17 नवंबर 2012 को वो दोनों इस सफर पर निकल गए। निकलते ही उन्हें रेडियो पर अगली सुबह तूफान आने की सूचना मिले। उन दोनों को अंदाजा हो गया था कि कुछ समय बाद तूफान आने वाला है, लेकिन उन दोनों ने सोचा कि हम लोग रात होते ही वापस लौट आएंगे, इसलिए उन्होंने तूफान की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। आपको बता दें उनकी बोट 23 फीट लंबी थी और उनके पास बोट को कंट्रोल करने के लिए एक मोटर और मछली रखने के लिए कुछ बर्फ थे। थोड़े ही समय बाद वो लोग टापू से 120 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच गए। टापू से दूर आ जाने के बाद उन्होंने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल फैला दिया और वो मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपनी उम्मीद से कई गुना ज्यादा मछलियां पकड़ ली थी। मछलियां पकड़ते पकड़ते आधी रात हो गई और दोनों ने जो रेडियो पर सुना था कि तूफान सुबह आएगा, वो बात गलत साबित हुई और तूफान रात के 1 बजे ही आ गया, जिसके बाद समुद्र की लहरें भी काफी तेज हो गईं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ ली थी, जिससे उनकी बोट में वजन काफी ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से तूफान में उनकी बोट धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी। बोट को समुद्र में डूबता देख दोनों ने फैसला किया कि वो पकड़ी हुई सारी मछलियों को वापस पानी में फेंक देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बोट में जो भी भारी सामान था उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उनकी रणनीति उनके काम आई और बोट पानी में डूबने से बच गए। इसके बाद उन्होंने फौरन घर जाने की ठान ली। वो दोनों तेज रफ्तार से किनारे की ओर जाने लगे। कुछ समय बाद उन्हें पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी और किनारा भी दिखाई देने लगा। किनारा देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन शायद भगवान को उनकी खुशी मंजूर नहीं थे। 24 किलोमीटर की दूरी पे ही उनकी बोट का इंजन बंद पड़ गया और मोटर से धुआं निकलने लगा। दोनों ये देखकर घबरा गए, क्योंकि उनके पास इंजन ठीक करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। उनके पास दूसरा मोटर भी नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास एक रेडियो था जो सिर्फ 50% चार्ज था, जिससे उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन शेयर कर दी, जिसके कुछ देर बाद उनका रेडियो भी बंद पड़ गया। और जब तक उनके बॉस ने रेस्क्यू टीम भेजी, तब तक समुद्र की तेज लहरें उन्हें काफी दूर ले जा चुके थे। उनके बॉस ने उन्हें 4 दिनों तक खोजा। जहां तक मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए जाते थे, उन सभी जगहों पर उनके बॉस ने उन्हें खोजा, पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। 4 दिनों के बाद उनके बॉस ने भी हार मान ली और उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। दूसरी तरफ 5 दिनों में साल्वाडोर और उनका दोस्त दोनों ही तेज लहरों की वजह से 450 किलोमीटर दूर जा चुके थे। उनके चारों तरफ सिर्फ पानी था और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी बोट इतनी छोटी थी कि आसमान से जाने वाले एयरक्राफ्ट्स को भी वो दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी बोट में न कोई कमरा था और न ही कोई बेड था जिसमें वो सो सकें। उनका जीवन सिर्फ 23 फीट की बोट पे ही कट रहा था। दिन बीत रहे थे, रातें गुजरती जा रही थी, जिसके साथ उनकी उम्मीदें भी कम होती जा रही थी। दोस्तों दिन बीतने के साथ साथ उनकी भूख प्यास भी काफी बढ़ती जा रही थी। 5 दिनों के सफर में उनके पास जो भी खाने पीने की चीजें थी वो भी खत्म हो चुके थे। अब उनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने हाथों से समुद्र की मछलियां पकड़ें और जो पक्षी उनकी बोट पर आकर बैठे उनको पकड़ के कच्चा ही चबा जाएं। लेकिन ये सब करना काफी मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए उन्होंने समुद्र में तैरकर आने वाली बॉटल्स को इकट्ठा किया और जब भी बारिश होती तो वो उन बॉटल्स में बारिश का पानी इकट्ठा करते और वही पीते। जब कभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो वो दोनों कछुओं का खून पीते, और अगर उन्हें कछुए भी नहीं मिलते तो वो दोनों मजबूरन अपना ही यूरिन पीते। दिन कटते कटते लगभग 4 महीने बीत गए, जिसके साथ उन दोनों के जीने की उम्मीद भी कम होने लगी। शायद इसीलिए कोर्दोबा कच्चा मांस खाकर, अपना यूरिन और कछुओं का खून पीकर बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसने साल्वाडोर से कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो साल्वाडोर उसे दिलासा देने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साल्वाडोर ने उससे कहा कि अगर मैं मर गया और तुम जिंदा बचकर यहाँ से निकल गए तो मेरी माँ के पास जाकर उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी बात पर कोर्दोबा ने भी कहा कि अगर मैं मर गया और तुम यहाँ से जिंदा निकल गए तो तुम मेरे घर जाना और मेरी माँ से कहना कि मैं उनसे गुस्सा था
क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी की थी और मुझे ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन अब मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ। दोनों ने एक दूसरे से ये वादा किया, जिसके बाद दोनों सो गए। अगली सुबह जब साल्वाडोर की आंखें खोलें तो उसने देखा कि कोर्दोबा मर चुका है। वो मौत के इस जंग में हार चुका है। दोस्तों, साल्वाडोर को उसकी मौत पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो 4 दिनों तक कोर्दोबा की लाश के साथ बातें करता रहा, उसे मछली देता रहा, पानी देता रहा, और वो कोर्दोबा की लाश से कहता रहा कि अभी मन नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। दोस्तों, लगभग 4 दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि कोर्दोबा की मौत हो चुकी है। उसके बाद जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया। अब इस विशालकाय समुद्र में साल्वाडोर अकेला था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। साल्वाडोर की भी जीने की उम्मीद टूटती जा रही थी और उसने भी सुसाइड करने की ठान ली थी, लेकिन दूसरी तरफ अभी वो जीना चाहता था। फिर एक दिन उसने एक कार्गो शिप देखे। उसके शरीर में जितनी ताकत थी वो सब लगाकर उसने चिल्लाना शुरू किया, हाथ हिलाना शुरू किया, लेकिन उसकी नाव इतनी छोटी थी कि उसे कोई भी देख नहीं पाया। दोस्तों, कार्गो शिप तो चली गई। इसी के साथ साल्वाडोर के जीने की उम्मीदें भी खत्म कर गई। लेकिन अगले ही दिन उसे एक और शिप नजर आई, लेकिन उस शिप का ध्यान भी साल्वाडोर पर नहीं गया। जिसके बाद साल्वाडोर के मन में आया कि शायद आने वाले दिनों में और भी शिप नजर आ सकते हैं। यही सोचते हुए उसने मरने के बजाय जीने की ठानी और वो संघर्ष करने लगा। लेकिन 23 फीट की बोट में वो क्या ही कर सकता था। दिन कटते कटते लगभग 14 महीने कट गए और उसने 11,000 किलोमीटर की दूरी पार कर ली। एक दिन बोट में सोते हुए उसे पक्षियों की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा कि वहां पर पक्षी उड़ रहे हैं और उसे समुद्र में नारियल भी तैरते हुए दिखे। ये देखकर वो समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड है, पर वो किस जगह पर है ये उसे पता नहीं था। ये पता करने के लिए उसने इधर उधर देखना शुरू किया। दूर उसे एक आइलैंड दिखाई देने लगा। उसे उस आइलैंड तक पहुंचने में आधा दिन लग गया। जैसे ही उसकी बोट आइलैंड के पास पहुंचने लगी, समुद्र की लहरें उसके बोट को फिर से दूसरी दिशा में ले जाने लगी। लेकिन इस बार साल्वाडोर बोट से पानी में कूद गया और पूरी ताकत लगाकर तैरते हुए किनारे तक पहुंच गया। दोस्तों, 14 महीनों बाद यानी कि 30 जनवरी 2014 को उसने ठोस जमीन देखे थे। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था, जिसको इब्न अटॉल कहा जाता है। इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद वो बेहोश हो गया और उसे बेहोशी की हालत में एक पति पत्नी के जोड़े ने देखा जो उस आइलैंड पे नारियल तोड़ने आए थे। वो दोनों साल्वाडोर को देखकर डर गए थे, क्योंकि उसकी हालत इतनी भयानक हो गई थी कि जो भी उसे देखता वो डर जाता। उसके बाल, दाढ़ी और हाथ पैरों के नाखून जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए थे। उन दोनों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद साल्वाडोर ने अपनी पूरी कहानी उधर के पुलिस को बताई। लेकिन उसकी बातों पर विश्वास करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आखिर कोई 14 महीनों तक कैसे एक विशालकाय समुद्र में जिंदा रह सकता है। उसने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी पुलिस को बताया कि साल्वाडोर मेरे लिए काम करता था और लगभग 1 साल पहले समुद्र में खो गया था। दोस्तों, साल्वाडोर अब किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा के। इसलिए कुछ दिन की कानूनी कार्रवाई के बाद उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया। लेकिन ये जर्नी यहीं पे खत्म नहीं हुई। साल्वाडोर का दोस्त कोर्दोबा, जिसकी मौत आधे रास्ते में ही हो गई थी, वादे के मुताबिक साल्वाडोर कोर्दोबा के घर गया और उसकी माँ को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। ये सुनकर उसकी माँ रो पड़ी। इसके कुछ दिनों बाद साल्वाडोर को लोग सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगे, जिसके बाद राइटर जोनाथन फ्रैंकलिन ने उस पर 438 डेज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी नाम की एक बुक लॉन्च की, जिसमें इस कहानी को और भी ज्यादा विस्तार से लिखा गया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रू स्टोरी आपको भी पसंद आई होगी। आप इसे थम्स अप देकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करेंगे। धन्यवाद।